Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about water. वाटर आपकी तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है. सॉलिड में भी अवेलेबल होता है एज आइस, लिक्विड में एज वाटर एंड गैस में एज वाटर वेपर. तो हमारे चारों तरफ इतने वाटर बॉडीज़ हैं. क्या इम्पोर्टेंस होता है इनका? ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं. ड्रिंकिंग और इरिगेशन के पर्पज़ के लिए वाटर बॉडीज़ यूज़ की जाती हैं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती हैं. क्लाइमेट रेगुलेट करती हैं वाटर बॉडीज़. और एक्वेटिक लाइफ के लिए एक हैबिटेट भी हैं वाटर बॉडीज़. तो हमारे प्लानट का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पर पानी है. कोई और ऐसा प्लानट नहीं है जहाँ पर इतना पानी है या पानी भी है. लैंड हमारे प्लानट में लैंड लगभग 29% है और वाटर जबकि 71% है. इतना वेरिएशन है. तो इससे ये पता चलता है कि प्रीडोमिनेंटली पानी ही हमारे प्लानट पे एग्जिस्ट करता है. पानी आपको ओशंस में मिलेगा, सीज़ में मिलेगा, बेस में मिलेगा, गल्फ्स में मिलेगा, लेक में मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा. और जो वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है अर्थ के सरफेस पर वो लगभग 1250 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है. तो ज़्यादातर पानी ये ओशंस में है. लगभग 97% पानी ओशंस में है. लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ पर वो फिक्स्ड है और इतना ही है जितना आइस एज में था. तो ज़रा भी पानी इधर का उधर नहीं हुआ है ऐसा हम मानते हैं. पानी में काफ़ी कैपेसिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो अगर पानी को आप सर्कुलेट कराते हो तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. वाटर हैज़ ग्रेट सॉल्वेंट पावर इन ट्रांसफॉर्मिंग द सॉल्युबल मिनरल्स इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स. सो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स. तो अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की. वाटर कंटिन्यूसली मूव करता है अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ के सरफेस पर. तो वाटर अलग अलग वाटर बॉडीज़ से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है. कैसे? इवापोरेशन की फॉर्म प्रोसेस से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. पानी इवापोरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है. फिर क्या होता है? लॉस ऑफ हीट होता है एटमॉस्फेयर में क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंडा है. तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है. वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. फिर बारिश होती है, स्नो पड़ता है. इस तरह से प्रेसिपिटेट हो जाता है. पानी जो लैंड पर फॉल करता है रेन की फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाता है पॉन्ड्स में या स्ट्रीम्स में या रिवर्स में. रिवर्स पानी को वापस ओशन में ले जाती हैं. तो ये नेवर एंडिंग साइकिल हो जाती है. इसको हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं. वाटर साइकिल का अगर देखें तो कोई ना शुरुआत है ना अंत है. तो वाटर साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है? एक तो नेचर में बैलेंस मेंटेन करती हैं, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है और वेदर को सपोर्ट करती है. प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करती है. अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में. तो जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का अर्थ की सरफेस पे ये हमें ये बताता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है और सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज़्यादा है. सदर्न हेमिस्फीयर को एक वाटर हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं. फिर आ जाते हैं हमारे ओशंस जो कि बहुत बड़े वाटर बॉडीज़ होते हैं. 4 मेजर ओशंस हो जाते हैं आपके. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. अंटार्कटिका के आसपास एक बड़ी वाटर बॉडी है जिसको हम सदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं. लेकिन सबसे बड़ी वाटर बॉडी की बात करें तो वो है पैसिफिक ओशन. ओशन वाटर सॉल्टी होता है इसलिए हम इसे डेली यूज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं आपके पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड स्प्रिंग. अब आ जाता है आपका ओशन वाटर. तो ओशन वाटर के लिए जो मेन सोर्स ऑफ हीट है दैट इज़ सन. तो सरफेस वाटर अगर हम देखें ओशंस का तो सब जगह टेम्परेचर सेम नहीं होता. इक्वेटर के आसपास जो ओशन वाटर है वो ज़्यादा गर्म होता है और जैसे जैसे आप पोल्स की साइड जाओगे तो सरफेस वाटर, ओशन वाटर की जो सरफेस है वो ठंडी हो जाती है. इक्वेटर पर एवरेज टेम्परेचर अगर देखें तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. डेप्थ के साथ भी जैसे ओशन की जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी
तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ओशन वाटर सलाइन होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए नमकीन होता है। तो ज़्यादातर इसमें सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट होता है। लगभग ऐसा मानते हैं ऑन एन एवरेज 1000 ग्राम ओशन वाटर में 35 ग्राम्स सॉल्ट्स होते हैं। अब डिपेंड करता है सैलिनिटी कहीं ज़्यादा भी है कहीं कम भी है। सबसे ज़्यादा सलाइनिटी की बात करें तो जो डेड सी है एशिया में, उसमें सबसे ज़्यादा सलाइनिटी होती है। इक्वेटर के पास आते आते पानी कम नमकीन होता है क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो ओशन वाटर हमेशा मोशन में रहता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो जो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है वो डिपेंड करता है तीन तरह से मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर होता है। वेव्स की फॉर्म में हो सकता है, टाइड्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर ओशन करंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। मूवमेंट क्यों होता है? विंड्स की वजह से होता है, क्योंकि आसपास विंड चल रही होती हैं। कई बार टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है, सैलिनिटी का भी डिफरेंस होता है, कई बार ओशन वाटर की डेंसिटी का भी डिफरेंस हो जाता है। वेव्स की बात करेंगे। वेव्स ओशन और सीज़ के आसपास बनती हैं जब विंड ब्लो करती है अक्रॉस द वाटर सरफेस। अब वो डिपेंड करता है कि वेव कितनी बड़ी शेप की है या कितनी बड़ी साइज़ की है, कि कितनी तेज़ी से हवा चल रही है। वेव्स में अगर देखेंगे तो सरफेस वाटर राइज भी करता है, फॉल भी करता है। एक्चुअल फॉरवर्ड मोशन अगर वाटर पार्टिकल का अगर हम देखें तो वो लिमिटेड होता है। वेव्स बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस ट्रेवल करती हैं, लेकिन वाटर पार्टिकल एक ही जगह रहते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आपका कोई पॉन्ड है, उस पर कोई पत्ती फ्लोट कर रही है। अब आप अगर स्टोन भी डालेंगे लीफ के पास, मतलब लीफ के आसपास जो पानी है, अगर आप उसमें स्टोन भी डालेंगे तो वेव्स क्रिएट हो जाती हैं और वो सारे डायरेक्शन में फैलने लगती हैं। उस स्टोन के आसपास सारे डायरेक्शन में फैलने लगती हैं। तो लीफ को हम देखेंगे ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं करती है। लीफ आपकी हवा से मूव कर सकती है, लेकिन वेव से कभी भी मूव नहीं करती। पानी का जो राइज एंड फॉल होता है वेव में, तो वो क्रेस्ट एंड ट्रफ रिप्रेजेंट करता है। जो स्टॉर्म्स होती हैं तब क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी ओशनिक वेव्स बनती हैं। तो इस तरह की वेव्स आपकी अर्थक्वेक से भी बन सकती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से भी बन सकती हैं, और इतनी बड़ी बन सकती हैं कि 20 से 30 मीटर तक की बन सकती हैं, जिनको हम सुनामी भी कहते हैं। टी साइलेंट है इसमें, सुनामी भी कहते हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। सुनामी जब आती है, क्यों आती है? जब पानी का बहुत बड़ा मास डिस्प्लेस होता है, और इसका रीज़न होता है समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं वो। इससे क्या होता है, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आने से जो समुद्र की फ्लोर है वो कभी उठती भी है, नीचे भी जाती है, जिससे बड़ी बड़ी वेव्स का जनरेशन होता है। सुनामी लगभग 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। इट्स स्पीड इज रिड्यूसेस एज इट एंटर्स द शैलो वाटर नियर द कोस्ट। तब उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। स्पीड तो कम हो जाती है कोस्ट के पास, लेकिन उसकी हाइट बढ़ जाती है। कोस्टल एरियाज़ में हम देखेंगे सुनामी एक बड़ी दीवार की तरह आती है, पानी की जैसे बहुत बड़ी दीवार हो, कोस्ट की तरफ आ रही है। इतनी एनर्जी होती है कि घर के घर क्रश कर सकती है। जो स्ट्रक्चर्स हैं, पेड़ बह जाते हैं, टूट जाते हैं, बड़े बड़े खंभे उखड़ जाते हैं, शिप्स तक कई किलोमीटर तक डिस्प्लेस हो जाते हैं। इतनी ताकत होती है सुनामी में। हमारे इंडियन ओशन में 2004 में काफ़ी बड़ी सुनामी आई थी। इट वॉज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 दिसंबर 2004 कि एक बहुत अंडर सी अर्थक्वेक आया था सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट में, जो कि इंडोनेशिया में है। रिक्टर स्केल में अगर इसको एस्टिमेट करें तो इसकी कैपेसिटी 9.1 थी, मतलब थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक था जो कि एवर रिकॉर्ड किया गया था। सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था चिली में, 9.5 रिक्टर स्केल पर इसकी मेजरमेंट थी, 1960 में आया था। और दूसरा बड़ा अर्थक्वेक आया था गुड फ्राइडे अर्थक्वेक इन अलास्का इन 1964, जिसकी रिक्टर स्केल में मेजरमेंट थी 9.2। तो अर्थक्वेक, ये जो इंडियन ओशन वाला अर्थक्वेक था,
इसने क्या करा, ओशन फ्लोर को लगभग 20 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, जिससे इतनी बड़ी सुनामी आई जिसने इंडोनेशिया को अफेक्ट किया, इंडिया को अफेक्ट किया, थाईलैंड को अफेक्ट किया, श्रीलंका को अफेक्ट किया, और जो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर जो कंट्रीज़ हैं उनको भी अफेक्ट किया। तो सुनामी वेव्स जो थी, जिन्होंने लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और वेव की हाइट लगभग 20 मीटर थी। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हैं, वो पूरा सबमर्ज हो गया था। लगभग 1 लाख पीपल वर किल्ड और मिलियंस होमलेस हो गए थे। सुनामी वेव्स लगभग 3 किलोमीटर इंटीरियर तक ट्रैवल कर गई थी, और इंडिया में जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज थे वर द कोस्टल रीजन्स ऑफ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। पूरा सुनामी अफेक्टेड एरिया, उसके जब सुनामी तो आई और चली गई, उसके बाद जो बीमारियां हुई, जो गंदे पानी से बीमारियां होती हैं, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स लोगों को देखने पड़े। क्योंकि हुआ क्या था, जो फ्रेश वाटर सप्लाईज़ थी उनकी पॉइजनिंग हो गई बाय सलाइन वाटर। तो इससे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, फॉरेस्ट, कोस्टल वेटलैंड्स, रॉक फॉर्मेशंस, ग्राउंड वाटर और प्लांट बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान हुआ।